देखिए, कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। हिंदी वितान पहला जो लेसन है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके जो राइटर हैं वो हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का जो है आप जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, लेखक बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस समय बीमारी से एक दिन मैंने तो सबसे पहले आप देखिए कुमार गंधर्व का जीवन परिचय देखेंगे तो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 में सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार सड़ीदारमैया कामकली था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। कुमार गंधर्व ने लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह किया और इन्हें स्वरों में बांधा। इससे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इन्हें कालिदास सम्मान तथा पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया। सन 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया। और इस प्रकार जो है ये आपका लेखक परिचय हो गया। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ लता मंगेशकर का पाठ का सारांश। देखिए आप, लेखक जो कुमार गंधर्व हैं ने स्वर सामग्री लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक यानी निर्भयतापूर्वक टिप्पणी की है तथा लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई ये रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। सांगीतिक मतलब संगीत की धरोहर। ये एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, बस एक संगीत है, गानपन की पहचान है। तो आप देखो, वर्षों पहले की बात है। मैं आपको इसका भावार्थ समझाता जाऊंगा। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी के एक दिन मैंने सहजी रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर में मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। मुझे लगता है कि बरसात फिल्म के जो गाने पहले के किसी चित्रपट का गाना था। तब तो लगा निरंतर गाती चली आ रही है और मैं उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में से चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खान अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। तो इसके देखो आप, इसमें ये आए हैं कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे तन्मयता यानी लीनता या गहराई। संगति का मतलब होता है साथ साथ चलना। चित्रपट कहते हैं सिनेमा को। चित्रपट सिनेमा हॉल के अंदर जो फिल्म दिखाई जाती है उसको कहते हैं सितारे, कहते हैं सितार वादक। तो यहाँ पे आपको मैं इसका भावार्थ समरी करके सारांश बताता हूँ कि लेखक ने बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो से एक विशेष गाना सुना था। वह स्वर लेखक के कलेजे में धस गया। स्वर मतलब वो आवाज़ जो थी, धुन उसकी।
वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम सुना, लता मंगेशकर, तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार लता अपने ज़माने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई थी। अगला जो पद है, मेरा स्पष्ट मत है। अब आप इसके अंदर देखो, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका हुई नहीं। यानी आप जब बात करें कि भारतीय गायिकाओं की जब बात करें तो लता मंगेशकर से बड़ी कोई सुपरस्टार नहीं बनी। कहने का भाव ये है, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो इसका भावार्थ, इस पैराग्राफ का भावार्थ ये है कि मेरा स्पष्ट मत है, यानी ये जो कुमार गंधर्व जो हैं, ये कहते हैं कि लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा, यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला। अब चित्रपट संगीत से लता का सदा हुआ जो सुरीला गान सुनते सुनते लोग भी स्वरों के गाने गुनगुनाने लगे हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। तो स्वरों के क्रमबद्ध समूह ये हो गया आपके। उसके बाद में जो है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये सामान्य श्रोता को आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग से गाया गया और ताल कौन सा था, तो इस पद का यहाँ तक आप भावार्थ देखेंगे कि उसे अकारण ही ऐसा माना जाता है। देखो बात, ऐसा माना जाता है कि यहाँ तक का भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये कहना चाह रही हैं कि इसके अंदर जो कठिन शब्दार्थ आए हैं वो इस प्रकार से हैं। ध्वनि मुद्रिका कहते हैं आवाज़। त्रिताल, ये 16 मात्राओं का एक ताल है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 भाग होते हैं। गानपन, आम इंसान को भाव विभोर करने वाली गायन कला। पार्श्व गायिका, पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री। मादक उतान, नशीली ऊंची तान। मुग्धता यानी रीझना, प्रसन्नता। नादमय, नाद कहते हैं गूंज यानी आवाज़, उच्चारण तो चरण। पटती यानी जचती। द्रुत लय, द्रुत का मतलब होता है तेज, लय का मतलब होता है धुन। तो यहाँ पे कुमार गंधर्व जो है ये कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं, उसी को गुनगुनाते हैं। कारण है लता का गानपन, उसका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता यानी सुनने वालों को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है आवाज़ से। ये गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य धर्म भी है। नूरजहां के गायकी में जहाँ एक मादक उतान होती थी, वहीं लता की स्वर में एक निर्मलता है, उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला को भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नाम नादमय उच्चार है। उनके गीत के 2 शब्दों को अंतर स्वरों की आस से भर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की ये विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने को बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मत इसके विपरीत है। इसके अनुसार कुमार गंधर्व जो है ये कहते हैं लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। हाँ, ये कहते हैं कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गंवाकर उनके साथ अन्याय किया है। अब ये अगला जो पैराग्राफ है, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती।
तो यहाँ से लेकर के और सुगम सुसंगत अभिव्यक्ति में होता है। इस पैराग्राफ का देखो आगे, जैसे आगे पैराग्राफ का इसका भावार्थ मैं आपको समझाता हूँ। है ना, सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो मुख्यतः यहाँ तक देखो आप। तो यहाँ पे कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय संगीत में लता का कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का वह स्थान है। ये प्रश्न बिल्कुल बेईमानी है, बेईमानी की बात है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख मुख्य होती है, चित्रपट संगीत में वही तीव्र लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत आघात, सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है। जहाँ तक लता की बात है, उनमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का हर गान अपने आप में संपूर्ण कलाकृति के समान होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी यानी तीनों का संगम होता है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने का सामर्थ्य कितनी है। लेखक का कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह नीरस होगा। रंजक का मतलब इसमें आनंद नहीं हो। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थि पिंजर के समान होता है। तो देखो संगीत, अगला जो पैराग्राफ है उसका, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के, और आप यहाँ पे पुनर्जीवित नहीं करूँगा तक आप देखो इस पैराग्राफ का भावार्थ है। कोई यानी संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहले श्रेणी का गायन 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता से, रसोत्कटता से गा सकेगा? तो यहाँ पे इसका भाव यह है, पुनरुक्ति नहीं करूँगा, इस यहाँ तक का जो पैराग्राफ है उसका भावार्थ ये है, पुनरुक्ति नहीं करूँगा इसका, आप तो हिंदी भावार्थ देखिए। तो कुमार गंधर्व कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती है? लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है, क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में ही लता जैसी कुशलता और रसोत्कटता मतलब सुंदरता के साथ गा सकता है? शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने जन रुचि को बिगाड़ दिया। लेखक कहता है कि उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है। अब ये सच बात तो ये है, मतलब इस पैराग्राफ का जो है ये हो गया आपके भावार्थ नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो है आप, सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी संतुष्ट वृत्ति के हैं संगीत के क्षेत्र में। तो आप इसका भावार्थ, इस पैराग्राफ का भावार्थ देखिए। यहाँ तक का जो है ऐसी इस चित्रपट कितना बड़ा है भाग्य। तो लेखक का मत है शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट, यहाँ से यहाँ तक के आप देखेंगे विकसित होता जा रहा है ना। तो इसका यहाँ तक का भावार्थ आप देखेंगे कि लेखक जो कुमार गंधर्व हैं उनका ये मत मानना है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं।
और नए निर्माण की संभावनाएं बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार, शास्त्रीय रागदारी लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतूहल करने वाली पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेतों से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। अब ये देखो, ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अभिषिक्त सामग्री है, और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। आप ये कह सकते हैं कि लता मंगेशकर बहुत सारी गायिकाएं हैं, लेकिन उनमें प्रमुख स्थान लता मंगेशकर को दिया जाता है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अव्वल अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग में हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने से लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है, और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। तो आप उसके बाद में आप देखेंगे प्रश्नोत्तर, तो अगले वीडियो में दे दूँ मैं आपको, या इसी में कर देता हूँ। देखो, लेखक ने पाठ के गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर, तो यहाँ गानपन का अर्थ है गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती। इसके लिए गाने के आघात, लोच और सुलभता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय और अर्थ का उचित तालमेल बैठाना चाहिए। शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। नीरसता से बचना चाहिए, बोर नहीं हो। प्रश्न 2, लेखक ने लता की गायकी किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं को लेखक गंधर्व ने जो है उजागर किया है। पहला बिंदु आप बताएंगे सुरीलापन, दूसरा है निर्मलता, तीसरा है कोमलता और मुग्धता, चौथा है नादमय उच्चार, पांचवा है श्रृंगार की अभिव्यक्ति। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट बताया उसमें सुरीलापन लता की गायकी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका सुरीलापन हर गीत को लोकप्रिय एवं आनंदमय बना देता है। इनके स्वरों में मिठास, तन्मयता, मस्ती एवं लोच रहती है तथा उच्चारण मधुरता से भरा होता है। दूसरा बिंदु है निर्मलता। लता की गायकी ये एक प्रमुख विशेषता है स्वरों की निर्मलता, तथा लता के जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उनके गाने की निर्मलता में झलकता है। तीसरी बात जो है कोमलता और मुग्धता। लता की गायकी के अंतर्गत स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में एक मादक उतान दिखाई पड़ता था। नादमय उच्चार, चौथा बिंदु। नंबर 4, लता के गायन की एक अन्य प्रमुख विशेषता है उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। पांचवी जो बात है वो यह है, पांचवा पॉइंट, श्रृंगार की अभिव्यक्ति। श्रृंगार कहते हैं सुंदरता की। तो गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अधिक न्याय नहीं किया, लेकिन मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गाने लता ने बड़ी उत्सुकता से गाए हैं। हमें लता की गायकी में उपयुक्त विशेषताएं भी नजर आती हैं, कारण कि उनके जैसा स्वर चित्रपट संगीत में किसी अन्य गायक या गायिका का सुनाई नहीं देता। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में वह सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब जब भी आप लता मंगेशकर के पुराने गाने सुनेंगे तो आपको उनकी मधुरता सुनाई देगी। तीसरा जो प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आप लिखेंगे उत्तर, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्सुकता से गाती हैं। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं है। यह सत्य है कि
श्रृंगारप्रक गानों को गाने में लता अद्वितीय है, परंतु करुण करुण रस के गानों को भी उन्होंने उतनी ही अच्छी तरह से गाया है। ये ठीक है कि लता के अधिकांश गीतों को संगीत निर्देशकों ने ऊंची पट्टी में गवाया है, पर उसमें लता का क्या दोष है। उनका गाया गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। इसी प्रकार ओ बाबुल प्यार ओ बाबुल प्यारे गीत में करुण रस का प्रभाव अनुभूत होता है। प्रश्न 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक आलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इनकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 का उत्तर देखिए। संगीत में बहुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें बहुत सी धुनें, बहुत से राग और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से सुधार संस्कार होने अभी शेष हैं, बाकी हैं। अभी ऐसे ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी ओर किसी की दृष्टि नहीं गई। हमारा सिनेमा अपनी ओर से नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान हिंदी फिल्मों के संगीत को देखें तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। रोज़ नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। प्रश्न 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो देखिए, कुमार गंधर्व ने चित्रपट संगीत ने बिगाड़ दिए। अक्सर ये आरोप लगाया संगीत आप सही उत्तर इसका है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दी। अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय यह है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए, क्योंकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी अलग और आसान होती है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी राय भी कुमार गंधर्व जैसी है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। इससे उसमें नीरसता भी आ जाती है, परंतु लोग केवल शास्त्र शुद्ध नीरस गाने ही नहीं सुनना चाहते। चित्रपट संगीत में मुग्धता, मधुरता और लचकदारी उसकी शक्ति है। अतः चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। देखो प्रश्न 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व के संबंध में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? तो कुमार गंधर्व के अनुसार चाहे चित्रपट संगीत हो, शास्त्रीय संगीत, सबका मूल आधार होना चाहिए रंजकता। रंजकता का मतलब उसमें सौंदर्य, सुंदर, सबको अच्छा लगे, रुचिकर लगे। देखा ये जाना चाहिए कि वह संगीत आम लोगों का मनोरंजन कर पाने में कितना समर्थ है, उसमें कितनी मस्ती, तन्मयता और मधुरता है। मैं लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छे गायन में मधुरता और तन्मयता का गुण सर्वोपरि होना चाहिए। देखो, कुछ करने और सोचने के लिए भी है। पाठ में किन अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें तो इन सूचीबद्ध करें। तो आप संगीत उत्तर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। यदि दोनों प्रकार के संगीत की तुलना की जाए तो उनमें मौजूद अनेक समानता के बावजूद इस प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। जैसे 2 कॉलम बना लेंगे आप, एक तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। तो शास्त्रीय संगीत का पहला बिंदु बनाएंगे, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है, और इसके चित्रपट संगीत का पहला बिंदु है चित्रपट संगीत का स्थायी भाव चपलता है। शास्त्रीय संगीत का दूसरा बिंदु है शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाई जाती है, और चित्रपट संगीत का दूसरा बिंदु है चित्रपट संगीत की ताल प्राथमिक अवस्था की ताल होती है। तीसरा बिंदु शास्त्रीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, और चित्रपट संगीत में आदि तालों का उपयोग किया जाता है। इसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है जो अपेक्षाकृत आसान होती है। नंबर 4,
शास्त्रीय संगीत लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में आनंद और कलात्मकता प्रदान करता है, और चित्रपट संगीत का एक एक गीत 3 साढ़े 3 मिनट में वही आनंद और कलात्मकता प्रदान करता है। नंबर 5, शास्त्रीय संगीत के गायक को चित्रपट संगीत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं, जबकि चित्रपट संगीत के गायक को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। ये आपका पाठ जो है पूरा हो गया। आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे और प्रश्नोत्तर करके याद करेंगे, और आपके ये एग्ज़ाम में भी आएगा लेसन। ये पहला पार्ट आपका वितान में कंप्लीट हो गया।